जय हिंद दोस्तों। सप्लाई सिस्टम के ट्रांसमिशन लाइन के भाग 2 में स्टार्ट करने वाले हैं हम ट्रांसमिशन लाइन में। इससे पहले वीडियो में मैंने ट्रांसमिशन लाइन का सप्लाई सिस्टम का स्टार्टिंग कर दिया था। अब यह वीडियो सेकंड है, यह क्लास सेकंड है। तो इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि जो डीसी सप्लाई होती है, तो डीसी सप्लाई को ट्रांसमिट करने के लिए हमको किन उपकरणों की ज़रूरत होती है, उसको हम रेक्टिफायर लगाया था और उसमें इन्वर्टर लगाया था, जो फिर उसको हम एसी में परिवर्तित किए हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैं चर्चा किया था उसमें। लेकिन अब हमको करना क्या है कि जो ट्रांसमिशन लाइन होती है तो वो एसी और डीसी दोनों प्रकार की हम ट्रांसमिशन लाइन को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पास जो ट्रांसमिशन करने का जो तरीके होते हैं वो हम 2 तरीके से करते हैं। यह यहाँ से अब चालू करने वाला था आज। तो ट्रांसमिशन लाइन को हम 2 तरीके से क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। एक तो अपना अंडरग्राउंड होता है जो भूमिगत होता है, और दूसरा ओवरहेड लाइन, सिरों पर लाइन। तो हम 2 तरीके से करते हैं। तो यहाँ पास हम देखेंगे दोनों की कंपैरिजन करते हैं कि हम ओवरहेड लाइन में यदि करते हैं और अंडरग्राउंड लाइन में करते हैं तो हमको कहाँ पास किस चीज़ की फ़ायदा और किस चीज़ की घाटा होता है। इन दोनों को पहले हम कंपैरिजन कर लेते हैं और फिर हम क्या करेंगे, उन दोनों को जो हमको अधिक अच्छा लगेगा, जो अधिक उचित लगेगा, कम कॉस्टली लगेगा, उनको हम ट्रांसमिट करेंगे। तो इसमें अब देखेंगे हम ओवरहेड लाइन और अंडरग्राउंड लाइन में तुलना, कंपैरिजन। ओवर हेड लाइन और अंडर ग्राउंड लाइन। तो ओवर हेड लाइन को क्या बोलेंगे हम, सिरों पर लाइन, सिरों पर लाइन। और भूमिगत लाइन। तो इन दोनों लाइनों में क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे कि कौन सी लाइन हमारे लिए बेटर होगी। यदि हम इसमें ओवरहेड लाइन और अंडरग्राउंड लाइन में बात करें कि पब्लिक सेफ्टी, जो मानव की सुरक्षा है, तो वो किस लाइन में ज़्यादा हमको मिलेगी देखने को। तो जो हमारी सिरों लाइन है, सिर के ऊपर जो जाती है वो सिरों लाइन होती है, और जो भुइयाँ ज़मीन उसके नीचे रहती है वो भूमिगत होती है। तो यहाँ पास जो पब्लिक सेफ्टी की बात करेंगे तो यहाँ हमको देखने को अधिक अच्छा मिलेगा कि जो भूमिगति है तो उसमें हमको अधिक सुरक्षा मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर यदि फॉल्ट वगैरह होता है तो फिर हमको उसमें शॉक वगैरह नहीं लगेगा। फॉल्ट होगी तो ढूंढने की एक स्थिति अलग है, लेकिन सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो जो मानव सेफ्टी है तो वो हमको अधिक सुरक्षा मिलेगी किसमें, भूमिगत में। तो यहाँ हम लिखेंगे पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक सेफ्टी मतलब जनता की सुरक्षा। जनता की सुरक्षा हमको किस में रहेगी, तो यहाँ हम दोनों को लिख के और यहाँ पास हम दर्शाते हैं। तो एक ओवरहेड लाइन और एक अंडरग्राउंड लाइन। तो यहाँ पास ओवर को ओ लिखेंगे और ओवरहेड, हेड यानी एच, ओवरहेड लाइन, और एक लिखेंगे अंडरग्राउंड लाइन को यू, और ग्राउंड लाइन को ओवरहेड, और यहाँ अंडरग्राउंड, ग्राउंड मतलब यू जी, अंडरग्राउंड यू जी लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम 2 सिंबल से दर्शाते हैं। अब इसमें देखेंगे कि अधिक सुरक्षा, ज़्यादा सुरक्षा किस में रहेगी, तो हमारी जो अंडरग्राउंड है इसमें ज़्यादा रहेगी। तो ज़्यादा रहेगी मतलब बड़ा वाला सिंबल हम इसको इस प्रकार से लगा देते हैं। तो ओवरहेड लाइन में कम रहेगी सुरक्षा और अंडरग्राउंड लाइन में ज़्यादा हमको सुरक्षा मिलती है। तो इसमें हम इस तरह से दर्शाएंगे। दूसरी चीज़ देखें इसमें कि जो प्रारंभिक लागत ही है, जो स्टार्टिंग में हमको लागत धनराशि लगानी होती है, लागत राशि होती है, तो इनिशियल वैल्यू होती है, तो वो किस में ज़्यादा लगती है, तो शुरुआती टाइम में हमको अंडरग्राउंड जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें हमको शुरुआती जो धनराशि लगेगी वो ज़्यादा लगती है।
क्योंकि उसको ज़मीन के अंदर काफ़ी नीचे तक उसको हम क्या करना होता है, उसको हमको पाइप के अंदर डालना होता है। पाइप मोटी मोटी लगेगी और उसको खुदाई करना पड़ेगा, कंक्रीट वगैरह करने की आवश्यकता पड़ जाती है कहीं दलदली एरिया में। तो ऐसे कंडीशन में हमको क्या करना होता है कि वहाँ हमको लागत राशि ज़्यादा देनी होती है। तो प्रारंभिक जो लागत राशि है, धनराशि है, वो क्या रहेगी, स्टार्टिंग इसको हम लिखेंगे स्टार्टिंग लागत राशि, स्टार्टिंग लागत राशि। तो स्टार्टिंग जो लागत राशि रहेगी, प्रारंभिक लागत राशि रहेगी, वो किस में रहेगी ज़्यादा, तो यहाँ पास जो अंडरग्राउंड है उसमें क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। तो अंडरग्राउंड में हम ज़्यादा लिखेंगे और ओवरहेड इसमें कम लिखेंगे। तो अंडरग्राउंड में हम ज़्यादा लिखेंगे, स्टार्टिंग अंडरग्राउंड में हम ज़्यादा लिखेंगे। दूसरी चीज़ इसमें हम देखेंगे कि कार्यकारी जो वोल्टेज होता है, जो इसमें वोल्टेज की मतलब कार्य करने की जो क्षमता होती है, तो वह किस लाइन में हम ज़्यादा ले जा सकते हैं। पहला तो हमारा अंडरग्राउंड है और दूसरा हमारा क्या है, ओवरहेड लाइन है। तो अंडरग्राउंड में हम ज़्यादा वोल्टेज को ले जा सकते हैं कि ओवरहेड लाइन में। तो यहाँ पास जो अंडरग्राउंड केबल है, तो हम एक केबल के माध्यम से ले जाते हैं। तो वह केबल जो हम डिज़ाइनिंग करते हैं, बनाते हैं, तो केबल से ले जाने के लिए हम जो मैक्सिमम वोल्टेज के लिए डिज़ाइनिंग करते हैं, वो 66 केवी के लिए हम डिज़ाइनिंग करते हैं। इससे ज़्यादा के लिए हम नहीं कर सकते। तो 66 केवी से ज़्यादा हम वोल्टेज को नहीं ले जा पाते केबल की सहायता से। और जो हमारी सिरोपल लाइन है, ओवरहेड लाइन है, उसके सहायता से हम इससे पहले बताया था कि कितनी ले जा सकते हैं, 1200 केवी तक हम ले जा सकते हैं। तो सिरोपल लाइन हमारे लिए अधिक बेटर हुई इसमें। तो कार्यकारी वोल्टेज के लिए हम लिखेंगे कि जो सिरोपल लाइन होती है, कार्यकारी वोल्टेज को यदि हिंदी में कहीं लिखता है घुमा फिरा के, तो आपको दाब लिखता है, दाब, वोल्टेज को दाब लिखेगा, करंट को धारा लिखेगा, ठीक है। तो वोल्टेज को दाब भी लिखता है, प्रेशर लिख सकता है, और करंट को कहीं कहीं वर्तमान भी लिखता है। क्या लिखता है, वर्तमान। कई जगह मैंने पेपर में देखा हूँ कि वहाँ वर्तमान लिख दिया था, तो मैं परेशान हो गया कि वर्तमान ये क्या कहना चाहता है। तो आपको भी ऐसे पेपरों का सामना करना पड़ सकता है कि जहाँ घुमा फिरा के कई प्रकार से देता है, जैसे फ्लक्स को अभी बाह बोलते हैं, ट्रांसफार्मर को परिणामित्र बोलते हैं। ऐसे कई प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं। कुंडली को आर्मेचर को कवच बोल देता है, कवच, है ना। तो हम जो आते आएंगे चीज़ें, तो शुद्ध हिंदी के लिए तो बिल्कुल हम आपको पहले ही बताएंगे कि क्या आपको यहाँ हिंदी याद रखना है, तो उसको आपको टेंशन कतई नहीं लेना है। तो यहाँ पास जो कार्यकारी वोल्टेज है, तो कार्यकारी वोल्टेज हम केबल के माध्यम से कितना ले जा सकते हैं, अधिकतम 6600 केवी तक हम ले जा सकते हैं। तो फिर यह हमारी अंडरग्राउंड यहाँ पास हमारी कम ले जा सकते हैं। तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि अंडरग्राउंड यहाँ पास हमारी उचित ज़्यादा नहीं है। तो अधिक बेस्ट हमारे लिए कौन हुआ, फिर ओवरहेड लाइन हुआ। तो ओवरहेड लाइन को हम पहले प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ पास जो ओवरहेड लाइन है वो हमारा क्या है, अच्छा है अपेक्षाकृत किसके, अंडरग्राउंड से वोल्टेज ले जाने के लिए। अब जो नेक्स्ट है, तो इसमें जो हम मेंटेनेंस करते हैं, रख रखाव करते हैं, तो इसमें ज़्यादा हमको मेंटेनेंस करने की किस लाइन में आवश्यकता होती है। तो जो आपकी ओवरहेड लाइन है उसमें ज़्यादा होगी मेंटेनेंस, उसमें रख रखाव करने की, अनुरक्षण करने की आवश्यकता ज़्यादा होगी। तो अंडरग्राउंड में कम होगी। फिर तो उसमें ज़्यादा कैसी होगी, तो बारिश के और जो मौसम वगैरह, तो जंग वगैरह लग जाते हैं, कोरोना वगैरह ज़्यादा होता है, पानी की जब बारिश होती है तो, है ना। तो इस प्रकार से उसमें कह सकते हैं कि कोरोना और बहुत सारी दिक्कत होती है। तो मेंटेनेंस जो होता है, अनुरक्षण होता है, तो वो ओवरहेड लाइन में ज़्यादा होता है और अंडरग्राउंड लाइन में क्या होता है, कम होता है। तो हमारे यहाँ पास मेंटेनेंस की तुलना में देखें तो अंडरग्राउंड हुआ अधिक अच्छा हुआ। तो अंडरग्राउंड क्या होगा, हमारा अधिक अच्छा होगा। वन सेकेंड।
देखिए आपको यहाँ पास मेंटेनेंस की बात करेगा जब, तो मेंटेनेंस क्या होगा, जो हमारी अंडरग्राउंड है उसमें कम लगेगी। लेकिन मेंटेनेंस जो यदि लागत की बात करें, लागत राशि की बात करें, तो उसमें जो ज़्यादा हमको मेंटेनेंस करने के लिए लागत होगी, तो मेंटेनेंस जो अनुरक्षण लागत होती है, तो वो जो अंडरग्राउंड होता है ना, तो अंडरग्राउंड की तुलना में हमारी मेंटेनेंस कम रखना पड़ता है किसमें, ओवरहेड लाइन में। तो आपको यदि लागत शब्द लाए कि मेंटेनेंस जो अनुरक्षण लागत है, क्या अनुरक्षण लागत है, तो अनुरक्षण यदि लागत की बात करें तो फिर आपका वह अनुरक्षण लागत की बात करें तो जो ओवरहेड लाइन है, तो उसमें ओवरहेड लाइन में अनुरक्षण आपको कम करना पड़ेगा, उसमें ओवरहेड लाइन में आपको अनुरक्षण अधिक करना पड़ेगा। इसमें 1 सेकेंड ना, हाँ वही तो बता रहा था। तो अनुरक्षण जो है तो ओवरहेड लाइन में ज़्यादा करना पड़ता है और अंडरग्राउंड में कम। हाँ थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, इसमें कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। तो अनुरक्षण जो लागत होती है तो वो ओवरहेड लाइन में क्या होती है, ज़्यादा होती है, और अंडरग्राउंड लाइन में क्या होती है, कम होती है। तो इसको आपको याद रखना है। यदि हम बात करें कि फ्रीक्वेंसी जो होती है, फॉल्ट होता है, तो जो फ्रीक्वेंसी की फॉल्ट होती है, तो जैसे ट्रांसमिशन लाइन में एक ओवरहेड लाइन हो गई और एक अंडरग्राउंड लाइन हो गई, तो यदि लाइटनिंग वगैरह होता है तो उसमें प्रभावित ज़्यादा किसको करेगा, लाइटनिंग होगा, तो उसमें फ्रीक्वेंसी फॉल्ट जो होगी तो वो ट्रांसमिशन लाइन के किस में करेगा, जो ओवरहेड लाइन है तो उसमें ज़्यादा उसको फॉल्ट पहुंचाएगा, यानी उसमें दोष ज़्यादा होगा। अंडरग्राउंड तो ज़मीन के नीचे है तो उसमें उतना प्रभाव नहीं डालेगा। तो यहाँ पास देखेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉल्ट है, दोष की आवृत्ति है वो ज़्यादा किस में होती है, दोष की आवृत्ति होगी आपकी ज़्यादा ओवरहेड लाइन में। तो ओवरहेड लाइन में क्या होगी, दोष की आवृत्ति ज़्यादा होगी। तो यहाँ पास लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉल्ट, तो इसमें जो दोष की आवृत्ति होगी, दोष की आवृत्ति होगी वो ज़्यादा किस में होगी, तो वो ज़्यादा होगी आपके ओवरहेड में। ओवरहेड में दोष की आवृत्ति क्या होती है, ज़्यादा होती है अपेक्षाकृत अंडरग्राउंड के, अपेक्षाकृत अंडरग्राउंड के दोष की आवृत्ति ज़्यादा होती है। और जो इसमें हम अगली चीज़ देखेंगे तो इसमें जो चार्जिंग धारा है, चार्जिंग करंट है, तो चार्जिंग करंट आपको पता होना चाहिए कि चार्जिंग करंट क्या होती है, कैसे होती है। तो जो दो कंडक्टर होते हैं, दो कंडक्टर होते हैं, यदि दो कंडक्टर क्या हैं, पास में हैं, तो उसमें चार्जिंग करंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसकी समीपता क्या है, पास में है वो समीप है ज़्यादा, पास में है तो उसमें चार्जिंग करंट ज़्यादा होगी। तो जो केबल होती है तो केवल कुछ इस प्रकार से होती है, तो यहाँ कंडक्टर क्या होते हैं, पास होते हैं। तो दो कंडक्टरों के बीच में ये चार्जिंग करंट तो हो ही रहा है, ठीक है, लेकिन इस अर्थिंग से भी इसमें चार्जिंग करंट ज़्यादा हो रही। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो चार्जिंग करंट की कंडीशन है, चार्जिंग करंट क्या करेगी, वहाँ पास एक लॉस करेगी। चार्जिंग करंट क्या करती है, लॉस करेगी ना, वहाँ पास हानि पहुँचाएगी। तो वहाँ पास चार्जिंग करंट हानि पहुंचाएगी। तो हाँ जो केबल होती है, तो यानी केबल को डालते हैं अंदर अंडरग्राउंड में, तो फिर अंडरग्राउंड वहाँ पास चार्जिंग करंट की तुलना में अंडरग्राउंड क्या होगी, वहाँ पास सही नहीं रहेगी। तो यहाँ पास लिखेंगे चार्जिंग करंट। तो चार्जिंग करंट जो होती है इसमें आवेशित धारा या चार्जिंग करंट, तो चार्जिंग करंट इसमें जो अंडरग्राउंड होती है, तो अंडरग्राउंड में चार्जिंग करंट क्या होती है, अंडरग्राउंड में चार्जिंग करंट अधिक होती है। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, तो चार्जिंग करंट इसमें होती है ज़्यादा और ओवरहेड लाइन में कम होती है, क्योंकि ओवरहेड लाइन के जो कंडक्टर होते हैं उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है अपेक्षाकृत अंडरग्राउंड वाले से। अब इसमें जो डैमेज की यदि हम बात करें कि यदि आंधी तूफान आते हैं तो उसमें डैमेज ज़्यादा कौन होगा, तो डैमेज जाहिर सी बात है कि जो सिरोफरी लाइन है वो उसमें ज़्यादा डैमेज होगा। आंधी तूफान आते हैं तो, या आकाशीय बिजली आती है, इसके कारण जो नुकसान होता है तो वो तार वगैरह टूट जाते हैं, खंभे वगैरह पोल वगैरह टूट जाते हैं, तो उसमें ओवरहेड लाइन की क्या होती है, क्षति होती है। तो ओवरहेड लाइन की क्षति होगी। तो यहाँ पास हम लिखेंगे
तूफान, आकाशीय बिजली, नुकसान, तो इससे किस में ज़्यादा होगा? तो ओवरहेड लाइन में क्या होता है? ज़्यादा होता है अपेक्षाकृत किसके? अंडरग्राउंड से। अपेक्षाकृत अंडरग्राउंड के ओवरहेड में ज़्यादा होता है। अब इसमें अगली चीज़ जो है, तो इसमें एक होता है आपका कम्युनिकेशन। क्या होता है? इंटरफेरेंस इन कम्युनिकेशन। इसका मतलब समझते हैं आप कि कोई जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, तो उसमें क्या होता है? ट्रांसमिशन लाइन में यदि जो हम फ़ोन वगैरह से बात करते हैं, कहीं से बात करते हैं, तो वो क्या होता है? उसका भी एक अपना नेटवर्क होता है। तो वो जो नेटवर्क है, तो हमारी ट्रांसमिशन लाइन से क्या करेगी? टकराएगी और उसको प्रभावित करेगी, व्यतिकरण करेगी। वहाँ टकराएगी मतलब उसके सामने सामने आएगी, इंटरफेरेंस करेगी, तो उसको क्या करेगी? कम्युनिकेशन को प्रभावित करेगी। तो उसको हम लिखेंगे कि जो उससे संवाद करती है। इंटरफेरेंस का मतलब उसको संवाद करेगी, तो इंटरफेरेंस इन कम्युनिकेशन उसको लिखेंगे हम। तो उसको क्या करेंगे कि संवाद व्यतिकरण उसको हम बोल सकते हैं, संवाद व व्यतिकरण में। संवाद व व्यतिकरण, इंटरफेरेंस इन, नीचे लिखते हैं कम्युनिकेशन। तो इसमें किस में ज़्यादा होगा? तो जो ओवरहेड लाइन है, सिरोपर लाइन है, उसमें ही ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें वायर ऊपर ऊपर खुले हुए घूमते हैं, तो उसमें ही ज़्यादा होगा। तो अंडरग्राउंड की अपेक्षाकृत इसमें ही ज़्यादा होता है। तो ये दोनों हम क्या देखें इसमें कि इतनी सारी हम तुलना करके देख लिए कि एक सिरोपर लाइन होता है और एक दूसरा क्या होता है? भूमिगत लाइन होता है। इन लाइनों में तुलना करके हम देख लिए। अब इसमें हमको फ़ायदा कहाँ पास हो रहा है? कुछ चीज़ तो है कि चलो भाई इसमें हमको हानि हो रही है, जैसे यहाँ पास हमारा इंटरफेरेंस हानि है, इसको भी हम ना के बराबर मानते हैं। फ्रीक्वेंसी फॉल्ट है, इसको भी चलो मानते हैं कि उससे थोड़ा कम है। फॉल्ट भी मानते हैं कम है, सॉरी अधिक है। और इसमें स्टार्टिंग लागत राशि भी अधिक है अंडरग्राउंड में। तो क्या हम दूर दूर तक अंडरग्राउंड को ही भेजेंगे? नहीं, क्योंकि हम कितना भी भेजना चाहें तो उसको हम 66 kV से ज़्यादा भेज नहीं पाएंगे। हमको भेजने की आवश्यकता कितना है? बहुत ज़्यादा वोल्टेज तक की, क्योंकि जितना दूर भेजना होगा उतना ज़्यादा हमको वोल्टेज की आवश्यकता होगी। जितना ज़्यादा हम वोल्टेज में भेजेंगे, उसको हम प्रॉफिट बताने वाले हैं अभी, कि जितना ज़्यादा वोल्टेज से हम सप्लाई को ट्रांसमिट करेंगे उतना ही ज़्यादा हमको फ़ायदा होगा। जस्ट उसी को हम बताने ही वाले हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हमको यह देखने को मिली। अब इसमें हम देखेंगे कि जो इसमें रेट होता है, कास्ट होता है, तो इसमें जो कॉस्ट होगा तो हमको किस में फ़ायदा होगा? यदि हम इसको ट्रांसमिशन लाइन को हाई वोल्टेज में क्या करते हैं? हाई वोल्टेज में यदि हम ट्रांसमिट करते हैं तो इससे हमको फ़ायदा क्या होगा? ठीक है, तो ये जैसे हम 66 kV से ज़्यादा हम अंडरग्राउंड में नहीं भेज सकते हैं, इसको हाई वोल्टेज के अंदर हम नहीं रख सकते। हाई वोल्टेज मतलब हाई वोल्टेज, तो यहाँ पास हाई वोल्टेज में हम ट्रांसमिट करेंगे तो उससे हमको क्या फ़ायदा होगा? तो अब हमारा जो टॉपिक रहेगा कि हाई, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर रहे होंगे तो नोट कर सकते हैं। तो हाई वोल्टेज में यदि हम वोल्टेज को क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं, तो हमको क्या फ़ायदा होगा? वो टॉपिक अब हमारा रहेगा। एक कंपैरिजन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें रहेगा हाई वोल्टेज में ट्रांसमिशन के लाभ। तो हाई वोल्टेज में हम क्या करेंगे? ट्रांसमिशन करेंगे और उसके लाभ को देखेंगे। तो हाई वोल्टेज में ट्रांसमिशन को अब हम करते हैं, इसको करते हैं इरेज। तो हाई वोल्टेज में हमको ट्रांसमिशन करने के लिए सबसे पहले हमको किस चीज़ की आवश्यकता होती है? आपको पता है कि हाई वोल्टेज तो हम जनरेटिंग स्टेशन से उत्पन्न नहीं करते,
हाई वोल्टेज को हम जनरेटिंग स्टेशन से उत्पन्न नहीं करते। तो हम करते हैं कितना 11 kV, और 11 kV हाई वोल्टेज होता नहीं है। तो हमको फिर हाई वोल्टेज में परिवर्तन करने के लिए ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी पड़ेगी? ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ेगी। तो ट्रांसफार्मर का एक सबसे अच्छा गुण यह है कि जो एकदम बिल्कुल आपको प्रसन्न कर देगा जान के। तो ट्रांसफार्मर का जो सबसे अच्छा गुण है, सबसे बेस्ट गुण है, तो वो क्या गुण होता है कि आपका यह हो गया क्या, एक ट्रांसफार्मर हो गया। तो ट्रांसफार्मर हो गया, और ये हो गई उसकी प्राइमरी, और ये हो गई उसकी सेकेंडरी। तो यदि हम ट्रांसफार्मर को, एक चीज़ आपको याद रखना है कि ट्रांसफार्मर पावर को परिवर्तित नहीं करता है, चेंज नहीं करता है, वह बल्कि ट्रांसफ़र करता है। क्या करता है? पावर को वह परिवर्तित नहीं करता है, वह स्थानांतरित करता है, ट्रांसफ़र करता है, ना कि वह चेंज करता है। ये चीज़ आपको हम लिख देते हैं स्पष्ट यहाँ पास कि जो ट्रांसफार्मर होता है, एक्समर होता है, वो जो पावर को, किसको? पावर को यहाँ पास एक लिखते हैं ट्रांसफ़र मतलब स्थानांतरित, और एक होता है परिवर्तित मतलब चेंज। यहाँ पास लिखेंगे हम परिवर्तित। तो जो ट्रांसफार्मर होता है, तो इसमें से किसको करता है? आपको ऑप्शन में दिया, परिवर्तित करता है पावर को कि यहाँ पास स्थानांतरित करता है। तो आप इसमें बिना सोचे विचारे इसमें लगा देंगे कि पावर को क्या करता है? स्थानांतरित करता है, परिवर्तित नहीं करता है। वो आपको अभी मैं स्पष्ट करके दिखाने वाला हूँ, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो यहाँ पास जो P होगा, P बराबर क्या होता है? पावर VI होता है। और यहाँ पास भी जो सेकेंडरी में होगा, P बराबर VI होगा। अब इसको मैं बोलता हूँ कि भाई तुम्हारे जो पावर है यहाँ पास, तो पावर में तुमको हम वोल्टेज को देते हैं कितना? 400 वोल्टेज देते हैं, और करंट जो तुम्हारी है वो कितना है? 10 एम्पियर है। ठीक है, तो यह करंट कितनी है? 10 एम्पियर है। तो इसको यदि मैं बोलता हूँ कि भाई तुमको जो मैं ट्रांसफार्मर को, तुम जो ट्रांसफार्मर हो, तुमको मैं स्टेप अप करता हूँ। क्या करता हूँ? स्टेप अप करता हूँ। तो जस्ट स्टेप अप कितने रेशियो में किए हैं? 1/2। मतलब यहाँ पास इसका जो 400 है, तो उसको 4:2 यहाँ पास 2 में हम 1:2 में कर देंगे। मतलब इसको सीधा से कहें, घुमा फिरा के ना बोलें, सीधा से बोलें, तो इसके हम दोगुना क्या करेंगे? स्टेप अप करेंगे। स्टेप अप को क्या बोलते हैं? एक होता है अपचाई, एक होता है ऊंचाई। तो ऊंचाई मतलब बढ़ा रहा, अपचाई मतलब अप कर रहा है, नीचे कर रहा है। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे? स्टेप अप करेंगे। तो वोल्टेज को जब हम स्टेप अप करते हैं, तो वोल्टेज यदि हम दुगना करते हैं, तो वोल्टेज यहाँ पास 400 है, तो वोल्टेज यहाँ पास क्या हो जाएगी? 800 हो जाएगी। तो जिस अनुपात में वोल्टेज हमको बढ़ा के दिया है, दोगुना हो गई, 400 से 800 हो गई, ठीक उसी अनुपात में करंट को घटा देगा। तो यहाँ पास यदि 10 है तो उसका आधा हो जाएगा। यहाँ पास वोल्टेज उसका दोगुना हुआ है, तो करंट उसका आधा हो जाएगा। तो 10 का आधा क्या होगा? यहाँ पास 10 का आधा होगा आपका 5 होगा। तो आप पावर को देखेंगे तो ज्यों का त्यों पावर अभी भी अस्थाई है। तो यहाँ 4 दूनी 4, 1 कम 4 होगा। ठीक है, हाँ, 4, 1 कम 4, तो यहाँ पास हम लिखते हैं 4। तो कितना हुआ? 3 शून्य निकल आया, 4 कम 4 और 3 शून्य आ गया, तो कितना हो गया? 4000 हो गया। ठीक है, तो इसकी पावर कितनी है? 4000 है। यहाँ पास देखें 8 पंचे 40, तो यहाँ पास लिख देते हैं 40, 2 शून्य 2 शून्य। तो हम देख रहे हैं कि जो पावर है उसका ज्यों का त्यों है। तो ये सीधे ही क्या किया? पावर को परिवर्तित नहीं किया, उतने ही पावर को स्थानांतरित किया, ट्रांसफ़र किया। तो पावर को ट्रांसफ़र करता है, ये चीज़ आपको हम बताने वाले थे। तो यदि हम वोल्टेज को, क्या बात की आपसे हम कि जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर की सहायता से हम वोल्टेज को क्या करते हैं? यहाँ पास वोल्टेज को
बढ़ाते हैं तो वोल्टेज को जब बढ़ाएंगे मतलब जो हमने अभी इससे पहले क्लास में बताया था कि जनरेटिंग स्टेशन से जो वोल्टेज को मैंने क्या किया 132 केवी में क्या किया था, स्टेप अप कर दिया था। तो 132 केवी में स्टेप अप कर दिया तो वो कितने रेशियो का है आप अनुमान लगा सकते हैं, 11 और उधर 132, तो बहुत ज़्यादा रेशियो का है। तो जितने ही रेशियो में उसको हम क्या किए, बढ़ा दिए हैं वोल्टेज को, ठीक उतने ही रेशियो में वह करंट को घटा देगा। तो जब ट्रांसफार्मर हमारा करंट को घटा देगा तो हमको क्या होगा, हमको करंट घटने पर हमको वहाँ पास जो कंडक्टर की मटेरियल है, आयतन है, तो वह कम लेना पड़ेगा। जैसे आपको यदि ज़्यादा करंट ले जाना है तो फिर आपको मान लीजिए यह 10 एम्पियर की करंट ले जाना है तो आपके जो कंडक्टर का क्षेत्रफल है तो कुछ इतना लेना पड़ेगा। यदि आपको 10 एम्पियर से घटाकर आपको 2 एम्पियर का ले जाना है क्या, करंट, तो फिर करंट 2 एम्पियर का ले जाना है तो आपको कंडक्टर का जो आयतन होगा वो क्या रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। तो यहाँ पास जो कंडक्टर को हमने वोल्टेज को घटा दिया तो इसका अपोजिट बोले तो हम वोल्टेज को बढ़ा दिया, इसका अपोजिट बोले तो हम क्या किए, वोल्टेज को घटा दिए। तो ट्रांसमिशन लाइन में जब हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करके वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो ठीक उसी अनुपात में करंट को घटा देते हैं, तो वहाँ पास हमको निम्न प्रकार के लाभ होते हैं, प्रॉफिट होते हैं। तो हाँ, आप देखिए यहाँ पास कि हमको क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो सबसे पहले हमको पदार्थ का, जो हम जिस पदार्थ से हम कंडक्टर को तैयार किए हैं, जिस पदार्थ से हम चालक तार को तैयार किए हैं, तो उस चालक तार का जो आयतन होगा, वॉल्यूम होगा, वो सबसे पहले घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? वह घट जाएगा क्योंकि हम वोल्टेज को बढ़ा दिए हैं तो वह करंट को घटा देगा। तो उसमें हमको जो बचत होगी तो सबसे पहले उसके पदार्थ के आयतन की बचत होगी। तो यहाँ पास हम लिखेंगे कि जो चालक के पदार्थ का आयतन है तो वो क्या होता है, घट जाता है। तो यहाँ पास लिखेंगे पहला जो हमको प्रॉफिट होगा, चालक के पदार्थ का आयतन घटता है, चालक के पदार्थ का आयतन घटता है। तो यहाँ पास लिखेंगे डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल। तो यह क्या होता है, हमारा यहाँ पास चालक के पदार्थ का आयतन जो है तो घट जाता है। तो वो कैसे घटता है, तो यहाँ पास मान लेते हैं क्या है, पदार्थ का ये आयतन है, पदार्थ का आयतन है। तो यह कैसे घटता है, यह अनुक्रमानुपाती होता है वोल्टेज के, और यहाँ पास cos फाई स्क्वायर मतलब पावर फैक्टर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रम होता है, इन्वर्स होता है। तो यह क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यदि वोल्टेज को हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, वोल्टेज को यदि हम 2 गुना कर दें तो फिर इसका पदार्थ का जो आयतन लेना हमको पड़ेगा। क्या कर दिए हम, वोल्टेज को यहाँ पास हम 2 गुना कर दिए, तो यहाँ जो पदार्थ का आयतन है वो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि यह अपोजिट में है और उसके वर्ग में है कि नहीं। तो वह क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। कहने का मतलब कि जो हम यहाँ पास मान लेते हैं कि हमको 400 केवी के लिए यदि हमको लेना पड़ता है, कितना लेना पड़ता है, 100 केजी। यदि हमको मान लेते हैं कि 50 केवी की हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को सप्लाई करने के लिए हम भेज रहे हैं किसी कंडक्टर मटेरियल से, तो उस कंडक्टर मटेरियल का जो वजन अभी लग रहा है तो हमको कितना लग रहा, 100 केजी लग रहा। तो हम क्या करते हैं, अब उस कंडक्टर यदि हम उसके हम क्या कर देते हैं, उसका हम 400 से 8 गुना कर देते हैं, 400 से 8 कर देते हैं, तो उसका जो वज़न है ना, तो उसका वज़न कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पास 2 दूना है नहीं, आधा हो जाएगा। तो यहाँ पास हमको लगने वाला वो पदार्थ कितना लगेगा, 50 केजी ही लगेगा। लगने वाला कितना लगेगा, वहाँ जो पदार्थ लगेगा वो 50 केजी लगेगा। तो इस प्रकार से हम सीधे ही उसको घटा सकते हैं, ठीक है।
तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, उस पदार्थ के आयतन को घटा देते हैं। ये एक समझने के लिए है, ये आपको आएगा ही नहीं, एक समझने के लिए एग्जाम्पल है, आपको समझाया हूँ। अब इसमें पदार्थ का क्या किया, आयतन तो घटा दिया, पदार्थ का आयतन घटता है, ये हमारा क्या हो गया, पहला प्रॉफिट हो गया। दूसरा इसमें प्रॉफिट ये होगा कि यदि जो कंडक्टर है, तो कंडक्टर का क्या हो गया, कंडक्टर मान लीजिए इतना मोटा था, कितना मोटा था, इतना मोटा था। अब इस कंडक्टर के क्या किया हमने, वोल्टेज बढ़ाया तो हमको करंट वहाँ पास उसी अनुपात में घट गया, तो उस कह सकते हैं कि उसका आयतन जो है, इसका जो आयतन है वो क्या किया हमने, घटा दिया। तो आयतन हम घटाकर कितना कर लिए, इसका आयतन घटाकर कुछ हम बहुत ही कम कर लिए, कुछ इतना कर लिए। तो इस कंडक्टर का क्या हो गया, अब हमारा आयतन घट गया, व्यास घट गया इसका आयतन। तो फिर इसमें जो आई स्क्वायर हानि है, इसमें जो लॉसेस हैं, आई स्क्वायर आर लॉसेस हैं, वो भी कम हो जाएगा। करंट कम हो गई तो आई स्क्वायर लॉस, आई स्क्वायर हानि, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हमारा यहाँ पास दूसरा फ़ायदा हो गया। क्या हो गया, दूसरा फ़ायदा हो गया, हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट करने का ये हमारा दूसरा फ़ायदा हो गया। तो इसमें क्या होगा, करंट का जो होगा संचरण लाइन में पावर का जो लॉस होगा, क्या होगा, संचरण लाइन में जो पावर का, संचरण लाइन में जो पावर कहें तो शक्ति की हानि होगी, शक्ति की हानि होगी, हानि घटता है, घटती है या घटता है, स्त्री हो या पुरुष पुल्लिंग हो। तो संचरण लाइन में शक्ति की हानि क्या होती है, घटता है। तो इसमें हम संचरण की हानि को क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो इसको हम इंग्लिश मीडियम वालों को लिख दें तो इंक्रीज हाँ, तो इसमें हम सीबीएसई वालों के लिए लिख दें कि डिक्रीज द पावर लॉस इन ट्रांसमिशन लाइन, ऊपर ही लिखते हैं ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन में क्या हो गई, यहाँ पास पावर घटेगी। कैसे, फार्मूला आपका यही काम करेगा, फार्मूला यहाँ पास यही आप लगा देंगे कि v स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। तो इसमें भी फार्मूला यही लगेगा। ये सब आपको नोट करते हुए चलना है। यदि आप कर रहे हैं तो, नहीं कर रहे हैं तो आपको PDF अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम में। जो इसमें तीसरा लाइन होगा, तो तीसरा चीज़ होगा, तो इसमें क्या होगा, पावर फैक्टर इसमें पावर फैक्टर इसमें क्या होगा, सुधरेगा। तो इसमें हम कह सकते हैं पावर फैक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा, इसकी दक्षता सुधरेगी। तो इसमें दक्षता क्या होगी, सुधर जाएगी। इसमें दक्षता सुधरती है, क्या होती है, दक्षता डिक्रीज होती है, सॉरी इंक्रीज होती है, इंक्रीज ऑफ एफिशिएंसी इन ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन में क्या होगी, इनमें दक्षता बढ़ेगी, दक्षता बढ़ती है। वोल्टेज का इसमें क्या होगा, ड्रॉप भी जो होगा, तो वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा। तो यहाँ पास आप लिख लेंगे वोल्टेज जो ड्रॉप होगा वो क्या होगा, कम होगा। और इसमें जो हम पचमा एक लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे कि जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है, वोल्टेज रेगुलेशन होता है मतलब वोल्टेज नियमन होता है। तो उस वोल्टेज रेगुलेशन को भी क्या करेगा, वहाँ पास सुधारेगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन भी सुधर जाएगा। तो ये वोल्टेज रेगुलेशन सुधरेगा, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, सुधरेगा। तो यहाँ पास वोल्टेज रेगुलेशन सुधरेगा। वीडियो आ रहा क्लियर, नीचे दिख रहा, ओके, बराबर दिख रहा। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पास देखने को मिलता है। तो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में
यदि हाई वोल्टेज में यदि हम ट्रांसमिशन के लाभ को देखते हैं तो इसमें हम क्या क्या देखते हैं कि पदार्थ का जो आयतन है वो क्या होता है, घट जाता है। पदार्थ का आयतन घट जाएगा तो हमको मटेरियल की बचत होगी, जिससे हमारा फ़ायदा होगा। और इसमें हम जब मटेरियल को बचा लेंगे, यानी करंट को वहाँ पास हमने घटा दिया है वोल्टेज को स्टेप अप करके, तो वहाँ पास वोल्टेज को बढ़ाया तो फिर यहाँ करंट घट गई। करंट घट गई तो यहाँ फिर I² R लॉसेस जो होगा, पावर होगा वो कम होगा, तो इससे हमारी लॉस कम हो जाएगी। तो इसमें जब लॉसेस कम होगी तो फिर उसकी एफिशिएंसी, उसकी दक्षता जो है तो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो जाएगी दक्षता तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंडक्टर का जब साइज़ हम घटा दिए तो उसमें वोल्टेज का ड्रॉप कम हो जाएगा। तीसरी अगली चीज़ इसमें कि वोल्टेज का ड्रॉप कम हो गया, इसमें वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, सुधर जाएगा। वोल्टेज रेगुलेशन सुधर जाएगा। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज को हम ट्रांसमिट करते हैं। ओके, अब इसमें हम अगली चीज़ क्या देखेंगे कि यदि हम वोल्टेज को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं हाई वोल्टेज से, तो हमको यहाँ पास कंडक्टर मटेरियल की बचत हो रही है। तो हम बचत तो कर ले रहे हैं, मटेरियल की बचत कर ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारा अभी ऐसा क्या पूरा लाइन, पूरा रास्ता पड़ा है कि क्या हम बचत करते ही जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। कहीं पास हम बचत कर रहे हैं तो यह बचत कहीं न कहीं आगे चल के, यदि हमने यह सोचा कि ट्रांसमिशन लाइन के जो ओवरहेड लाइन से यदि हम ट्रांसमिट करें तो हमको उसमें बचत होगा, इसीलिए तो मैं यह सब करना चालू किया कि हाई वोल्टेज करके हम उसके मटेरियल को बचा लेंगे और उससे हमारा पैसा बच जाएगा। इसीलिए मैं सिरोपल लाइन को चूज किया, लेकिन ऐसा नहीं है। सिरोपल लाइन में भी हम ट्रांसमिट करना चाहें तो वहाँ भी हमको कहीं न कहीं मटेरियल उससे भी ज़्यादा लगने की संभावना हो सकती है जितना हम बचाए हैं यहाँ पास। तो यदि हम ट्रांसमिशन लाइन में जो हम मटेरियल को बचाए हैं, यदि हम और चीज़ों में उससे कहीं ज़्यादा धनराशि, लागत राशि, इनिशियल वैल्यू को, कास्ट रुपया को लगा दें, तो फिर हमको ट्रांसमिशन लाइन के ओवरहेड लाइन में ट्रांसमिशन करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये चीज़ें अच्छा लग कहाँ सकती है जो मैंने बचाया? तो लगने के लिए क्या आप कंडक्टर को भेजेंगे तो सीधे पोल को, लकड़ी को गाड़ के भेज देंगे? ऐसा तो है नहीं कि सीधे इस आम के पेड़ से उस आम के बेल के पेड़ से वहाँ बाँस के पेड़ से, ऐसा नहीं। उसके लिए हमको एक पर्सनल टावर खड़े करने होते हैं। टावर होंगे जो आप देखे होंगे, आपने कहीं आते जाते रास्ते में तो अपने बहुत ज़्यादा मिलते रहते हैं। तो वो टावर होते हैं हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट करने के लिए। वह एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक के भी राज्यों में भी वह ले जाते हैं। अपने यहाँ से जो पावर ग्रिड से ट्रांसमिशन लाइन होती थी, अपने सिंगरौली से जहाँ मेरी ट्रेनिंग चलती थी, वहाँ से समथिंग सिंगरौली मात्र से एक सब स्टेशन से समथिंग, उसमें मैं गिना दूं तो 5-6 लाइनें, जबलपुर आपका, इंदौर हो गया, वाराणसी हो गया, सतना हो गया, रीवा हो गया, बहुत सारी दूर दूर तक, और गुजरात तक, मतलब 5-6 राज्यों को जोड़ने वाली लाइन थी वहाँ। तो वो काफ़ी दूरी दूरी तक जाती थी। तो कह सकते हैं कि वो टावर जो होते हैं, टावर के माध्यम से बहुत दूरी दूरी तक हम ट्रांसमिट करते हैं, लाइन को सप्लाई करते हैं। तो उसमें टावर को खड़ा करने के लिए हमको बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। माना कि मैंने वोल्टेज को बढ़ा के वहाँ पास मटेरियल की बचत कर लिया, लेकिन जैसे ही वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं तो ठीक उसके विपरीत कुछ उसमें लगने वाले मटेरियल की वैल्यू भी बढ़ जाती है। वोल्टेज को जैसे हम बढ़ाते हैं तो उसमें लगने वाले जो कंडक्टर में हम फिट करते हैं इंसुलेटर, तो इंसुलेटर वोल्टेज बढ़ाने पर इंसुलेटर भी हमको ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो वहाँ पास इंसुलेटर ज़्यादा लगाएंगे तो वहाँ इंसुलेटर की कीमत बढ़ जाएगी। ये हो गया हमारा टावर हो गया, टावर हो गया, और ये हो गया हमारा क्रॉस आर्म हो गया, ये क्रॉस आर्म हो गया। अब यहाँ पास हमने क्या लगा दिया, यहाँ पास इंसुलेटर लगा दिया, इंसुलेटर लगा दिया। अब यहाँ से हम क्या किए, तार को भेजना चाहते हैं। तो वोल्टेज जब हम इसको बढ़ा के हम फ़ायदे के चक्कर में यहाँ पास हमको यहाँ इंसुलेटर जो होगा तो वोल्टेज बढ़ेगा तो इंसुलेटर की जो संख्या है वो भी हमको बढ़ाना पड़ेगा। वोल्टेज बढ़ेगा तो
मेन टावर जो है, तो टावर और कंडक्टर के बीच की ये जो डिस्टेंस है इसको भी हमको बढ़ाना होगा। तो फिर इसको बढ़ाने के लिए हमको क्रॉस आर्म काफ़ी बड़ा लगाना होगा। तो इसमें भी हमारी पैसे की बचत जो हो रही थी तो वहाँ पास खर्च हो रही है। तो ट्रांसमिशन लाइन की जो हम ट्रांसमिट करते हैं सप्लाई पावर को, वो लाभकारी तभी कहलाएगा कि जो हमने चालक तार से अपने कंडक्टर मटेरियल से जो हम पैसे की बचत किए थे, वही पैसे की बचत, ये उतने ही पैसे की बचत से हम इस टावर के खड़े होने में जो यहाँ इंसुलेटर है, क्रॉस आर्म है और जो अन्य चीज़ें हैं, तो उसी पैसे से यदि हम इसको बराबर पूर्ति कर पाते हैं तब हमारा ओवरहेड लाइन से लाइन को ट्रांसमिट करना क्या होगा, लाभकारी होगा। अन्यथा ऐसा करते हैं कि कंडक्टर मटेरियल से हमने कुछ पैसे को बचा लिया, कहीं उससे ज़्यादा हम लगा दिए इन सारी चीज़ों में, तो फिर हमारी वहाँ पास लाइन जो होगी तो अलाभकारी मानी जाएगी, वहाँ पास हम प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो ट्रांसमिशन लाइन में हम यदि ऐसा कर पाते हैं तब हमारे लिए वह बेहतर है, उचित है। तो ऐसा करते ही हैं, ऐसा ही होता है, होना नहीं चाहिए। चूँकि हमारे इंजीनियर लोग जो होते हैं वो ऐसे दिमाग लगाते हैं कि वो सब संभव हो जाता है। तो हम ऐसा ही करते हैं कि जितना हम मटेरियल को बचाते हैं कंडक्टर मटेरियल से पैसे को, उतना हम इसमें लगा देते हैं, उससे ज़्यादा हमारी लागत राशि नहीं हो पाती। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे कि जैसा हम बोलते हैं कि जितनी अधिक वोल्टेज को हम दूर तक भेजेंगे उतना ही हमको फ़ायदा होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये भी हमको देखना होगा कि जो वोल्टेज को हम भेजते हैं तो कितनी वोल्टेज को हम कितनी दूर तक भेज सकते हैं, ये भी हमको समझना होता है। तो यहाँ पास उसकी हम डाटा को समझते हैं, देखते हैं कि कितने किलोमीटर के बीच में हम कितने वोल्टेज को हम भेज सकते हैं, तो वह भेजना हमारे लिए क्या होगा, उचित होगा। इस चीज़ को हम देखेंगे। तो यहाँ पास एक छोटी सी हम लिस्ट बनाते हैं, ये चीज़ आप नोट कर लिए होंगे। अब हम क्या करेंगे यहाँ पास कि एक छोटा सा यहाँ पास बनाते हैं कि जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, तो ट्रांसमिशन लाइन की जो लंबाई होती है और ट्रांसमिशन लाइन की जो वोल्टेज होती है, उन दोनों को हम यहाँ पास देखते हैं। तो ये हो गई ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई। ये जो ट्रांसमिशन की लंबाई है ना, किस में रहेगी, हम रख देते हैं इसको किलोमीटर में। और दूसरी यहाँ पास ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज, एक इसमें हम रखते हैं केवी में रखते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हम देखते हैं अब। तो अब जो हम यदि ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई को यदि हम 15 से 30 किलोमीटर के बीच में रखते हैं, तो यदि हम ट्रांसमिशन लंबाई 15 से 30 किलोमीटर के बीच में रखते हैं, तो उस हम ट्रांसमिशन लाइन के जो वोल्टेज है तो वो हम रख सकते हैं आपका 11 kV। तो 11 kV के लिए ये सब kV में रहेगा, यहाँ पास मैं पहले से लिख दिया हूँ। तो 11 kV ये सब किलोमीटर में, मैं बार बार नहीं लिखूँगा, यहाँ पास लिख दिया हूँ। तो ये 15 से 30 किलोमीटर की दूरी है, तो मैं 11 kV को ट्रांसमिट कर सकता हूँ। और आपका यहाँ 30 से यदि 60 किलोमीटर की दूरी है, तो फिर इसके बीच में कितना आता है, 30 से 60 किलोमीटर बीच में 33 किलोमीटर। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, है ना, कि 33 यहाँ पास kV। 60 से यदि हम 100 के बीच में देखें, कितना, 60 से 100 के बीच में देखें, तो इसके बीच में आप कितना रख सकते हैं, 60 से 100 kV के बीच में आप यहाँ पास 66 kV। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि इसके बीच में कौन सी संख्या आ रही। और यहाँ यदि आप 100 से कितना 200 के बीच में आप भेजना चाहते हैं, तो फिर आप कितने kV की लाइन को भेज सकते हैं, तो यहाँ पास इसके बीच में आता है 132 kV।
यदि आप 200 से आप भेजना चाहते हैं 300, तो फिर आप कितनी दूरी रख सकते हैं यहाँ पास, इसके बीच में कितना आता है, कितने केबी का, 200, तो आप 220 केबी, 220 केबी का आप रख सकते हैं। और यदि आप 300 से 400 के बीच में भेजना चाहते हैं, 300 से 400 के बीच में भेजना चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ पास 400 रख सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पास देखने को मिलता है, याद करने की आवश्यकता होती है। समझ में आ रही पूरी चीज़ें आपको। यदि किलोमीटर हमारी 15 से 30 किलोमीटर है तो आप ट्रांसमिशन कर सकते हैं यहाँ पास 11 केवी की। यदि 30 से 60 किलोमीटर की दूरी है तो आप 33 केवी ट्रांसमिशन कर सकते हैं। यदि 60 से 100 किलोमीटर है तो आप 66 किलोमीटर ट्रांसमिशन कर सकते हैं। यदि आपका डिस्टेंस 100 से 200 किलोमीटर के बीच में है तो फिर आप 132 केवी का ट्रांसमिशन कर सकते हैं। यदि आपकी डिस्टेंस 200 से 300, 200 से 300 तक डिस्टेंस है तो फिर आप 220 केवी अर्थात 220 यहाँ पास किलो वोल्ट की आप वोल्टेज को ट्रांसमिट कर सकते हैं। यदि आपका 300 से 400 के बीच में है तो फिर आप 400 केवी की क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को, पावर को सप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पास आपको मैं डाटा दे दिया हूँ। अब इसमें हमको समझना ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक पावर के ट्रांसमिशन के लिए विभिन्न जो सिस्टम होती है, जो प्रणाली होती है, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के लिए जो प्रणाली होती है, तो वो कौन कौन से सिस्टम होती है। जैसे आप सुने होंगे कि अभी मैं उस पिछली वीडियो में बताया था कि 3 फेज 4 वायर, 3 फेज 4 वायर, 3 फेज 3 वायर, ऐसे बता रहा था ना, वो 3 फेज के लिए बताया था। तो आपको जानना ये भी ज़रूरी होता है कि डीसी के लिए हम कौन कौन सी प्रणाली यूज़ करते हैं। एसी के लिए, अब एसी तो हमारी सिंगल फेज हो गई, 2 फेज हो गई, 3 फेज हो गई। तो इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी प्रणाली यूज़ करते हैं। बाकी वीडियो क्लियर दिख रहा, ओके, वीडियो क्लियर दिख रहा। तो कौन कौन सी हम प्रणाली को अपनाते हैं, इन चीज़ों को हमको देखना है, थोड़ा समझना है। इसको आप नोट कर लिए होंगे। ओके, तो हम बढ़ते हैं आगे। अब तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारी ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिक पावर के ट्रांसमिशन के लिए विभिन्न प्रणाली है। इलेक्ट्रिक पावर के ट्रांसमिशन के लिए इलेक्ट्रिक पावर के ट्रांसमिशन के लिए विभिन्न प्रणाली हैं। प्रणाली मतलब सिस्टम है। तो वो कौन कौन सी हमारी यहाँ पास प्रणाली है, कौन कौन सी यहाँ पास सिस्टम है, उसको हम समझेंगे। अब यदि हम बात करें कि डीसी के लिए, पहले हम डीसी के लिए निपटा लेते हैं। तो इसमें जो मेरा पहला होगा डीसी सिस्टम। डीसी सिस्टम को हम देखते हैं। तो डीसी सिस्टम में हम जो देखते हैं तो हमको देखने को क्या मिलता है, यहाँ डीसी सिस्टम में हम कितने बार लेते हैं। मूल रूप से डीसी सिस्टम में हम 2 ही बार लेते हैं। कौन सा, एक फेज लेते हैं और एक न्यूट्रल लेते हैं। तो उसमें डीसी सिस्टम हम 2 बार हमको देखने को मिलता है। तो डीसी सिस्टम में यदि हम 2 वायर लेते हैं, क्या लेते हैं, 2 वायर सिस्टम, डीसी में हम 2 वायर सिस्टम ले सकते हैं। और दूसरा कौन सा ले सकते हैं, 2 वायर मिड पॉइंट सिस्टम, 2 वायर मिड पॉइंट सिस्टम। और क्या ले सकते हैं इसमें 3 वायर सिस्टम। इसमें हम ले सकते हैं 3 वायर सिस्टम। तो फिर आपको समझना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। 2 वायर सिस्टम मतलब इसमें हमारे पास क्या हो गई, कोई बैटरी हो गई या फिर कोई जनरेटर हो गया। तो इसको हम बताएं यहाँ पास, कहाँ पास, यहाँ पास।
तो इसको हम बताएं तो ये हो गया हमारा क्या, जनरेटर हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक के लिए हम एक क्या ले लिए, फेज ले लिए, और दूसरा क्या ले लिए, न्यूट्रल ले लिए। तो इसको हम बोलेंगे 2 वायर सिस्टम। यदि हम बात करें 2 वायर मिड पॉइंट सिस्टम, तो 2 वायर मिड पॉइंट सिस्टम क्या होगा, तो यहाँ पास जो 2 वायर मिड पॉइंट सिस्टम होगा, तो एक हम ले लिए यहाँ पास क्या, जनरेटर, और दूसरा और क्या ले लिए हम यहाँ पास, एक जनरेटर ले लिए। इस प्रकार से हमारे 2 जनरेटर हो गए, और उस जनरेटर को हम इस क्रम में जोड़ दिए, और मिड यानी मिडिल वाले जो पॉइंट है उसको हम क्या कर दिए, अर्थिंग कर दिए। तो ये हो गया हमारा 2 वायर मिड पॉइंट सिस्टम हो गया। अब हम 3 वायर सिस्टम को देखें कि डीसी में 3 वायर सिस्टम का क्या मतलब हुआ। तो डीसी में जो 3 वायर सिस्टम का मतलब है, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से आगे लिए जाते हैं, यहाँ निकाल देते हैं। तो डीसी 3 वायर सिस्टम में जो मिड पॉइंट का सिस्टम है, तो इसको हम ऐसे करके ऐसे बना दें। तो इसको हम बताएं तो उसी प्रकार से जैसे अभी हम 2 जनरेटर लिए थे, उसी प्रकार से 2 हम जनरेटर को ले लिए, और यहाँ पास से हम क्या कर दिए, इस प्रकार से निकाल लिए 2 कनेक्शन को, एक फेज हो गया और एक न्यूट्रल हो गया। ये दोनों कॉमन है, तो यहाँ पास 0 एक विभव वाला हो जाएगा। यदि आप न्यूट्रल करना चाहते हैं तो इसको अर्थिंग करना चाहते हैं तो आप अर्थिंग कर सकते हैं। एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया यहाँ पास। तो ये हो गया आपका कौन सा, 3 वायर सिस्टम हो गया, डीसी में 3 वायर सिस्टम हो गया। अब हम देखेंगे कि एसी में कौन कौन से होते हैं। तो एसी में भी होते हैं, तो पहले हम देखेंगे सिंगल फेज के लिए। किसके लिए देखेंगे हम, सिंगल फेज के लिए। बाबू ये मार्कर नहीं चलेगा क्या, तो हम देखेंगे सिंगल फेज एसी सिस्टम। सिंगल फेज एसी सिस्टम को हम देखेंगे। तो सिंगल फेज एसी सिस्टम में हम यूज करते हैं इस मार्कर को। तो यहाँ पास हम पहले वाला देखें तो 2 वायर सिस्टम हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा 2 वायर मिड पॉइंट अर्थिंग सिस्टम हो जाएगा। यहाँ पास जो तीसरा होगा 3 वायर सिस्टम हो जाएगा। तो यहाँ पास 3 वायर सिस्टम हो जाएगा, 3 वायर सिस्टम हो जाएगा। तो इसको समझने का क्या हमारा कंसेप्ट होगा, इसको भी हमको समझना चाहिए। इसका समझने का क्या कंसेप्ट होगा, तो इसको हम समझ सकते हैं यूँ कि जो 2 वायर सिस्टम है, तो 2 वायर सिस्टम के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, उससे मिलते जुलते ही काम को हमको करना होगा। तो 2 वायर सिस्टम के लिए हमको यहाँ पास हो गया मेरा जनरेटर, और ये हो गई हमारी सप्लाई। एक हो गया फेज, ये हो गया न्यूट्रल। उसी प्रकार से मिड पॉइंट का भी वही हालत है जैसे हालत अभी हमने देखा। तो जैसे हालात अभी हमने दिखाया उसी प्रकार से ठीक इसका भी सिस्टम है अपना। इसको हम एसी की बात कर रहे हैं तो फिर एसी जैसा इससे व्यवहार करना पड़ेगा। कैसा, एसी की बात कर रहे हैं तो एसी जैसा व्यवहार करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा फेज और ये हो गया न्यूट्रल। इसकी हम बात करें तो वही कंडीशन है इसकी भी। यहाँ पास मिड पॉइंट मतलब अर्थिंग, फेज हो गया, न्यूट्रल हो गया। बात करें इसकी तीसरे नंबर की तो यहाँ पास जो लिखता हूँ मैं 3, तो फिर यहाँ पास लिख देता हूँ इसको 3। तो यहाँ पास मैं क्या बना देता हूँ 3 वायर 3 सिस्टम। तो 3 वायर 3 सिस्टम को हम यहाँ पास कैसे बनाएंगे वैसे ही जैसे अभी हमने बनाया था। तो ठीक उसी प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पास हो गया फेज और यहाँ पास हो गया न्यूट्रल। इसको हम
दोनों को कॉमन है तो यहाँ पास 0 हो जाएगा। तो इन दोनों को बीच में हम वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, जैसे हमारा सेंटर टेप ट्रांसफार्मर होता है तो उस प्रकार से इसको हम देख सकते हैं। यदि हम उसको नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पास 3 वायर 3 सिस्टम हो गया। अब इसमें हम 2 फेज एसी की बात करेंगे। कितने फेज? 2 फेज एसी की बात करेंगे। तो इसमें हम तीसरे नंबर में जो देखते हैं तो सिंगल फेज के लिए था 2 फेज एसी सिस्टम, 2 फेज एसी सिस्टम। तो इसमें हम कुछ उसी प्रकार से उतारेंगे जैसे अभी हमने उतारा है। उसी प्रकार से उतारेंगे जैसे अभी हमने उतारा है। तो यहाँ पास 2 फेज में देखेंगे 2 फेज 3 वायर सिस्टम, और यहाँ पास जो दूसरा होगा वो रहेगा आपका 2 फेज 4 वायर सिस्टम। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब हुआ ए कि आप यहाँ पास देखिए, हमारे पास क्या हो गया, 2 फेज 3 वायर बोला मैं, तो यहाँ हो गया एक हमारा ये हो गया, और इसको मैं यहाँ कर दिया और इसको मैं ये, तो ये हो गया हमारा एक फेस, एक हो गया न्यूट्रल, और ठीक उसी प्रकार से एक बीच में हमने निकाल लिया पॉइंट, तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। अब जो 2 फेज 4 वायर है, तो 2 फेज जो 4 वायर है, तो इसको हमको बनाने के लिए क्या करना होता है, इस प्रकार से कुछ हमको अपनाना होता है सिस्टम। ये हो गया, और यहाँ पास ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, तो ये हो गया पॉइंट, ये हो गया पॉइंट, ये हो गया पॉइंट, ये हो गया पॉइंट, यहाँ पास एक ये पॉइंट हो गया। तो हमारे 2 वायर हैं, परंतु सिस्टम कितने हैं, यहाँ पास 2 वायर हैं, और यहाँ पास 2 वायर हैं और पॉइंट कितने हैं, 4 हैं। तो इस प्रकार से हम 4 पॉइंट गिन सकते हैं। तो 2 फेज सिस्टम है और 4 वायर है, तो इसको हम इस प्रकार से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इसमें जो 3 फेज का है और चौथा नंबर है आपका, 3 फेज का है और चौथा नंबर है, तो वो कौन सा है, 3 फेज सिस्टम। तो 3 फेज सिस्टम क्या होगा, इसको हम ना बताएं तब भी आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि आप इसको जानते हैं। तो 3 फेज जो सिस्टम होता है वो होता है आपका एक स्टार, और दूसरा होता है क्या, डेल्टा होता है। तो एक होता है स्टार और एक होता है डेल्टा। तो डेल्टा सिस्टम को आप यहाँ पास देखेंगे, तो डेल्टा सिस्टम में क्या होता है, 3 फेज होता है और उसमें 3 फेज होता है और 3 वायर होता है, 3 फेज होता है और 3 वायर होता है। और जो आपका स्टार होता है सिस्टम, स्टार सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है, 3 फेज होते हैं और इसमें क्या होता है, 4 वायर होता है। ये आपको पता होगा। तो इसको चित्र बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, इसको तो आप देख ही रहे हैं। यदि आप चाहते हैं तो फिर हम बना देंगे। तो यहाँ पास कैसे बनाएंगे, एक छोटा सा बना देंगे और एक दूसरे कलर मार्कर से। तो यदि हम बात करें इसके लिए, तो आप इसके लिए तो जानते हैं कैसे आपको बनाना है। आपको ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे, और यहाँ इस प्रकार से बनाना। 1 2 3 पॉइंट हो गए, ये हो गया स्टार। और डेल्टा के लिए मैं कहाँ पास बना दूँ, डेल्टा के लिए यहाँ पास मैं बना देता हूँ। ये हो गया, और यहाँ से निकल के आ गया हमारा स्टार। तो 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया। तो इस प्रकार से हम स्टार और डेल्टा के लिए बना दिया। तो ये चीज़ जो सिस्टम होते हैं इलेक्ट्रिक पावर के ट्रांसमिशन के लिए, जो विभिन्न प्रणाली होती हैं, विभिन्न जो प्रणाली होती हैं, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे जो बताने वाले हैं, तो वो आपको बताएंगे ओवरहेड लाइन के जो टावर होते हैं, उसके हम मुख्य भाग बताएंगे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि हम इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन में एसी तथा डीसी दोनों का हम सप्लाई तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमको सस्ता जो होता है ट्रांसमिशन लाइन में, तो वो एसी प्रकार की जो लाइनें होती है वो अपेक्षाकृत डीसी के महंगे होती हैं। क्या होती हैं, एसी के अपेक्षाकृत वह
जो डीसी वाली है वो सस्ती होती है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो डीसी का ट्रांसमिट करना, क्या डीसी का ट्रांसमिट करना ही क्या है, सस्ता है, लेकिन उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट और जनरेशन ये सब करना हमको थोड़ा महंगा लगता है। तो डीसी का ट्रांसमिशन भर, ये ट्रांसमिशन की बात करता है कि ट्रांसमिशन करना किसका सस्ता है, एसी का कि डीसी का, तो आप बिना सोचे विचारे डीसी लगा देंगे। ट्रांसमिशन की बात आई तब, और जब जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई तो फिर आप कहाँ लगाएंगे, एसी को लगाएंगे। इस चीज़ों की जिक्र हम कल फिर से करेंगे। और ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे नेक्स्ट एनर्जी के साथ, और आपके साथ मिलते हैं। ठीक है, आप अभी तक बने रहे हमारे वीडियो में, तो बहुत बहुत इसके लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, सो गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।